आज मैं आपको आरुषि हत्याकांड की कहानी सुनाऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरी भरी पड़ी हैं, जिसे आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। असल में इस केस में 3 थ्योरी सामने आया था, एक तो पुलिस का वर्जन और 2 सीबीआई का वर्जन। उन तीनों के बारे में आज आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला खुलासा नोएडा पुलिस की तरफ से आई थी। जैसे कि आपको पता ही होगा 15-16 मई 2008 की रात को यह घटना हुआ था। उसके 8 दिन के बाद ही पहली कहानी पुलिस ने पेश की थी और उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया था। डॉक्टर तलवार ने अपनी बेटी और अपने घर के नौकर हेमराज, जो 45 साल का था, दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और उनको 15 मई 2008 की रात को कत्ल कर दिया था। इसके बाद जब बहन मायावती की सरकार बनी तो उस सरकार पर इस केस को लेकर दबाव बनने लगा कि ये जांच सही नहीं है। लोगों ने कहा कि ये गलत है और तलवार दंपत्ति ने इसका विरोध किया। तब इस मामले को पूरी की पूरी सीबीआई को हवाले कर दी गई। क्यों कहा गया कि नोएडा पुलिस की जांच गलत है? क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला था जिससे ये साबित हो सके कि डॉक्टर राजेश तलवार ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी या करवाई थी। जब सीबीआई को यह केस ट्रांसफर हो गया तो 2 आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किए गए। उन्होंने जो थ्योरी दी वो पहली थ्योरी से हटके थी। हालांकि बाद में उस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने ये थ्योरी दी कि 15-16 मई के रात को तलवार दंपत्ति का 45 वर्षीय नौकर हेमराज, जो उन्हीं के घर में रहता था, उसका 2 दोस्त, एक का नाम था कृष्णा और एक का नाम था राजकुमार। जो कृष्णा था वो हेमराज का क्लोज फ्रेंड था। जो राजकुमार था वो भी दुरानी सेठ के एक नौकर ही था, जो राजेश तलवार के नज़दीकी दोस्त थे। कृष्णा और राजकुमार दोनों हेमराज से मिलने आए हुए थे। ये लोग शराब पी रहे थे। शराब के नशे में ही कृष्णा की नीयत खराब हो जाती है और वह आरुषि के कमरे में हेमराज के रुकने के बावजूद भी घुस जाता है। जब हेमराज सख्ती से उसका विरोध किया तो हेमराज को मार डालता है और जब आरुषि तलवार ने उसका विरोध किया तो उसका भी हत्या कर देता है। इस थ्योरी के आधार पर सीबीआई ने कृष्णा को अरेस्ट भी किया और उसका नार्को टेस्ट भी करवाया, पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। इस कहानी के आने के बाद इसी आधार पर डॉक्टर तलवार को जमानत भी मिल गई थी, क्योंकि सारा इल्जाम कृष्णा पर ही आ गया था। लेकिन बाद में इस थ्योरी के हिसाब से भी नार्को टेस्ट के बाद कृष्णा के खिलाफ कुछ भी नहीं निकल कर आया, तो कृष्णा को बाद में छोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे सीबीआई के दूसरे ऑफिसर की। जो ये दूसरे सीबीआई ऑफिसर थे, 2013 में अपनी थ्योरी सीबीआई कोर्ट में पेश किया। यह कहानी नोएडा पुलिस की थ्योरी के लगभग जैसा ही था, यह उससे मिलता जुलता। इसमें बताया गया जो इस तरह है कि यह घटना 15-16 मई की रात करीब 12 बजे की है। डॉक्टर राजेश तलवार अपने ड्राइंग रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी वाइन पी रखी थी। जो डॉक्टर नूपुर थी वह अपने रूम में थी। ड्राइंग रूम में बैठे डॉक्टर राजेश तलवार को अचानक से लगा कि किसी रूम से कोई आवाज़ आ रही है। वे उठे और इधर उधर देखने लगे कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो पहले वह हेमराज के रूम में गए तो देखे कि हेमराज का कमरा का दरवाज़ा खुला है और वह नहीं है। फिर सोचने लगे कि इतनी रात को हेमराज कहाँ चला गया। खैर फिर वह दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए। जब ड्राइंग रूम में आ गए तो फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो फिर वे आरुषि के रूम की तरफ गए। आरुषि का जो रूम था वह हेमराज के रूम के बिल्कुल अपोजिट था। जब आरुषि के रूम के पास गए तो देखते हैं कि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ है। अब थोड़ा और दरवाज़ा खोलकर हल्का से अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि हेमराज और आरुषि दोनों आपत्तिजनक अवस्था में हैं। इसके बाद तलवार को बहुत गुस्सा आया। यह नहीं पता कि आरुषि और हेमराज भी डॉक्टर तलवार को देख लिया था या नहीं। गुस्से में वहाँ से वापस आ जाते हैं और हेमराज के रूम में जाते हैं। वहाँ से एक गोल्फ स्टिक उठाते हैं। उनके घर में गोल्फ स्टिक होती थी और वह सभी स्टिक हेमराज के रूम में ही रखते थे। वे नोएडा गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला करते थे, इसीलिए उनके पास गोल्फ स्टिक होती थी। हाँ, तो गोल्फ स्टिक लेकर वो दोबारा उसी के रूम में आ गए और इस बार जोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। उस समय बेड पर ही आरुषि और हेमराज थे।
पहला वार हेमराज के सिर पर खींच कर किया, उसके बाद दूसरा वार भी खींचकर हेमराज पर ही किया। हेमराज भले ही घायल था लेकिन थोड़ा सा अवेयर था। अब वह थोड़ा बाईं ओर झुक गया, जस्ट बाईं तरफ ही आरुषि थी तो वह वार फुल फोर्स के साथ आरुषि के ही सर पर लग गया। जोर से चीखी, खून का फव्वारा फूटा और वह एक ही बार में बेहोश हो गई थी। हेमराज और आरुषि के चिखम चिल्लम सुनकर डॉक्टर नूपुर आई। उन्हें उस समय लगा कि शायद आरुषि मर चुकी है। हेमराज भी बेसुध पड़ा था। अब यहाँ तक तो घटनाएं थी, इसके लिए उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, आवेश में आकर ये सब कर दी थी। अगर ये साबित भी होता कि इन्होंने ही हत्या किया है तो शायद वो बच जाते, क्योंकि ये सडनली गैर इरादतन हत्या थी। अब साजिश होने लगी। धीरे धीरे उन्हें लगा कि हम फंस जाएंगे। जब उनको समझ में आया कि हम पर तो अब मर्डर का चार्ज लग जाएगा तो क्यों न सबूत को मिटा दे, उन्हें लगा कि दो हत्याएं के लिए कोई बड़ी सजा हो जाएगी और जो हमारी समाज में साख है वह भी खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों मियाँ बीवी बचने के उपाय करने लगे और हेमराज जिस बेड शीट पर था उसी के सहारे किसी तरह छत पर ले गए। सोसाइटी में उनका घर था तो सोसाइटी में कॉमन छत होती। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जिंदा है, ये मर चुका है, सांसें चल रही हैं या रुक गई हैं। उन्होंने हड़बड़ी में चेक भी नहीं किया, हालांकि ये दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौतें रात के 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में हुई है। जैसे कि आपको भी पता है कि पोस्टमार्टम में मौत की एक्यूरेट टाइम नहीं होती है, इसीलिए कह नहीं सकते हैं कि जब वो छत पर लेकर गए तो वह जिंदा था या मर चुका था। तो हुआ ये था कि दोनों दंपत्ति हेमराज को 2 छतों के गैप में सुला दिया और सर्जिकल ब्लेड लेने के लिए नीचे गए और ब्लेड लेकर आए और हेमराज के गले में एक कट लगा दिया, ये शो करने के लिए कि उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि अगर ये बच गया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिर उन्होंने उसी चादर से ढक दिया। छत पर ही किसी का पुराना एयर कूलर पड़ा था, उसके पैनल को उसके ऊपर से रख दिया। शायद उस समय लाश को ठिकाना लगाने को उनको मौका ही नहीं मिला होगा। फिर दोनों नीचे गए और ताला चाबी लेकर ऊपर आए और छत पर ताला लगा दिया। उसके बाद जब नीचे गए तो डॉक्टर नूपुर आरुषि की बेडशीट साफ किया और वो चीज़ें जिस पर खून लग चुका था वहाँ से हटाई। ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने आरुषि के कपड़े चेंज किए, उसके प्राइवेट पार्ट भी उन्होंने साफ कर दिया ताकि ये पता ना चल सके कि जब उसकी मौत हुई तो फिजिकल रिलेशन बना रही थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही थ्योरी सही है, लेकिन ये सीबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब डॉक्टर तलवार भी कपड़े बदल कर आ गए क्योंकि उनके कपड़े पर खून के दाग वगैरह थे। एक बात आपको यहाँ बताते चले कि आरुषि के गले पर भी कट लगा दिया गया था, क्योंकि बाद में ये कहेंगे कि किसी ने दोनों के गला काट कर चला गया है। अगर हेमराज की लाश भी मिल जाती है तो ये कहा जा सकता है कि दोनों की हत्या एक ही तरह से हुई है। गोल्फ स्टिक भी साफ कर दिया गया। सारी चीज़ें जैसे तकिया, सर्जिकल ब्लेड, गोल्फ स्टिक वगैरह एक चादर में लपेटकर डॉक्टर तलवार अपने साथ लिए और अपने घर से निकलकर करीब रात के 2 या 3 बजे के बीच ये सारा सामान कहीं पर डंप करके चले आते हैं। कितनों बार पूछताछ करने पर उन्होंने नहीं माना है कि ये सारा सामान कहाँ पर डंप किए हैं और आज तक ये सारा सामान मिला भी नहीं। ये सारा सामान बरामद नहीं हुई, इसीलिए यह कहा जाता है कि सीबीआई और पुलिस की थ्योरी गलत है। खैर, जब डंप करके अब डॉक्टर तलवार बाहर से घर आते हैं और मेन गेट में ताला लगाने से पहले एक नेट गेट था जिसमें अंदर से हाथ बाहर करके बाहर से ताला लगा देते हैं और अंदर वाली गेट में अंदर से ताला लगाकर घर में बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं। सुबह का इंतज़ार क्यों? चलिए बताता हूँ। क्योंकि उनकी मेड सुबह 6 बजे आया करती थी। सुबह होती है, घंटी बजती है। जब उनकी मेड आती थी तो हमेशा उनका नौकर हेमराज ताला खोला करता था। कुछ देर तक ताला नहीं खुलता है तो नूपुर तलवार ऊपर से नीचे झांकती हैं और ऊपर से बोलती हैं कि अरे हेमराज अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसी एक्टिंग करती हैं जैसे उनको कुछ भी पता ना हो। फिर अंदर आती हैं, एक चाबी का गुच्छा जो हेमराज के कमरे में रहता था उसे लेकर आती हैं और मेन गेट खोल देती हैं। फिर जाली वाला दरवाज़ा के ताला
अंदर से हाथ बाहर करके बाहर लगी ताला को खोलने के नाटक करती हैं, जैसे अंदर से बाहर वाला ताला नहीं खोला जा सकता है। नौकरानी को वो ये दिखाना चाहती थी कि हम जब ये ताला खोल नहीं सकती तो हम ये ताला लगा भी नहीं सकते हैं। ये एक्टिंग करके ऊपर चली जाती हैं और ऊपर से चाबी के गुच्छा नौकरानी भारती को फेंक कर देती हैं। फिर भारती वह ताला बाहर से खोलकर अंदर आती है। तब तक दोनों तलवार दंपति नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। थोड़ी देर में मेड भारती देखती है कि डॉक्टर तलवार कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर रो रहे हैं। वह चौंक गई। फिर कुछ देर में नूपुर तलवार का भी गला खुल जाता है, वो भी रोने लगती हैं। भारती को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह दौड़कर आरुषि के कमरे में जाती हैं कि माँ बाप रो रहे हैं, आरुषि कहाँ है। तो भारती जब आरुषि के रूम में जाती है तो देखती है कि आरुषि की लाश बेड पर पड़ी है। उसके बाद जो नूपुर तलवार का भारती के सामने पहला वाक्य होता है वो ये था कि अरे देखो हेमराज ने ये क्या कर दिया। अब भारती शोर मचाती है, पड़ोसी आते हैं, डॉक्टर राजेश तलवार अब फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन वो पुलिस को नहीं बल्कि अपने भाई और दुरानी फैमिली को, उनके फैमिली फ्रेंड थे उनको फ़ोन करते हैं। 35 मिनट के बाद पुलिस को भी फ़ोन करते हैं। अब पुलिस आती है और अब पुलिस के सामने भी चिल्ला कर कहते हैं कि हेमराज ने हत्या कर दी, हेमराज ने हत्या कर दी। हेमराज बाहर से ताला लगाकर भाग गया। फिर पुलिस हेमराज की तलाश में लग जाती है। नेपाल तक खबर भेजा जाता है क्योंकि हेमराज नेपाली ही था, पर हेमराज का कहीं कोई पता नहीं चलने वाला था। फिर अगले दिन पुलिस को छत पर जाने वाली जगह पर कुछ खून के निशान मिलता है। इससे पहले भी छत पर जाने के लिए पुलिस चाबी मांग चुकी थी, पर तलवार परिवार ने मना कर दिया था, ये कहकर कि हम लोगों के पास चाबी नहीं है। पर अब पुलिस हल्ला मचाने लगती है कि हमें छत की भी तलाशी लेनी है। तब जाकर छत का ताला खोला जाता है। पहली नज़र में तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो हेमराज की लाश कूलर के पैनल से ढकी हुई मिलती है। फिर हेमराज की लाश निकाल लिया गया। खैर, इस कहानी के बुनियाद पर 2013 में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी दोनों ही दोषी है और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बरी कर दिया कि ये सब थ्योरी है, कोई मर्डर वेपन नहीं मिला है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा इन्हें दिया जाता है। उसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पर ये केस है। एक बात छूट रही है कि जब सीबीआई के लोग छत पर गए तो एक पंजे का निशान दीवार पर मिला और उन्हें लगा कि इस निशान को मैच करा लेंगे और खूनी की तलाश खत्म हो जाएगी। तो ये कई लोगों के जितने भी सस्पेक्ट थे उनके पंजे उस निशान से मिलवाए। लगभग सभी लोगों के पंजे उस निशान से मेल खा रहे थे, क्योंकि जब आदमी जवान हो जाता है तो 90% लोगों के हाथ के साइज लगभग सेम होता है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी दिक्कत ये आई कि हाथ के पंजे का निशान था तो पूरा, लेकिन फिंगरप्रिंट दीवार के खुरदरी होने की वजह से नहीं लिया जा सका और इसका फ़ायदा सीबीआई को नहीं मिल पाई। बाय द वे, सीबीआई के इस थ्योरी में बहुत कुछ झोल झाल थे। मसलन सीबीआई अपने रिपोर्ट में खुद ही कहा कि डॉक्टर तलवार रात को ही 1 बजे से 2 बजे के बीच में सभी तरह के मर्डर वेपन और सबूत घर से बाहर ले जाकर कहीं डंप कर आए थे। और फिर दूसरी तरफ ये भी कहा कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ना ही कोई घर से बाहर गया और ना ही कोई अंदर आया। उस सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड था जो नाइट ड्यूटी पर होता था। उससे पुलिस कई बार पूछताछ भी की, लेकिन वो यही कहता कि ना ही कोई अंदर आया था ना ही कोई बाहर गया। लेकिन सीबीआई अपने रिपोर्ट में लिखी थी कि मर्डर वेपन रात में ही कहीं बाहर ले जाकर डंप करने की वजह से नहीं मिल पाया। हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड सो गया हो, लेकिन सीबीआई खुद ही अपने बात को कंट्राडिक्ट कर चुकी थी। एक तरफ ये कहकर कि कोई ना ही अंदर आया ना ही कोई बाहर गया, और दूसरी तरफ रात में ही सबूत और वेपन बाहर डंप करने को कहती है। इसलिए ये केस हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। इसके अलावा जब
अगर वेपन ही नहीं मिला तो केस बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस समय तलवार दंपति बाहर हैं और डॉक्टर तलवार एक डेंटिस्ट है, अपनी क्लिनिक पर लोगों के दांत ठीक कर रहे हैं और डॉक्टर नूपुर भी एक इंटरव्यू में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वे लोग उसी घर में रह रहे हैं जिसमें मर्डर हुआ था। हालांकि जब भी मीडिया से बात करते हैं तो आरुषि की ही बात करते हैं। एक्चुअली आरुषि जो थी वो उनकी इकलौती चाइल्ड थी। शादी के बाद बहुत समय तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उनके बाद उन्होंने IVF कराया, जिसके बाद आरुषि का जन्म हुआ था। इसलिए इकलौती बच्ची को मार देना बहुत ही मुश्किल काम है। फिलहाल ये सब पुलिस की थ्योरी पर आधारित स्टोरी थी जो पब्लिक डोमेन में है।